For where the missile, which type of fire. Nobody is proceeding for the help. The guy who is asking for the call US Navy, in the behalf of them you can call US Navy, because they are busy. They are in a way emergency. भाई अभी क्या है, हम लोग ईरान में ही हैं, माहौल इतना खराब है, सिर्फ इंडियन शिपों पे अटैक हो रहा है। क्यों भाई? आप एक दूसरे का लड़ाई हमको बीच में क्यों ला रहे हो? हम कोई मिलिट्री आर्मी थोड़ी ना है कि हमको ट्रेनिंग मिला लड़ने के लिए। हम सीफेरर हैं यार, देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे, बिजनेस को बिजनेस बढ़ावा दे रहे, ऑयल ला रहे, तो हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो आप लोग? क्या गलती है हमारा भाई? हम मिलिट्री नहीं, हम सीफेरर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जहाज पे आते हैं काम करने के लिए, और तुम हमको टारगेट कर रहे हो, मार रहे हो। क्या हम लोगों की क्या गलती है? इंडियन सीफेरर 13 लाख है और अटैक अभी कंटिन्यू हो रहा है। अभी कल एक शिप पे अटैक हुआ, उस शिप पे मैंने काम किया था भाई, मैंने कैप्टन साहब से बात किया, बोला उन्होंने वार्निंग दिया और डायरेक्ट मिसाइल डाल दिया ओमान में। तो उनकी क्या गलती थी और वो सीफेरर की क्या गलती थी? मैं सेलेस्टियल सी वेसल का मैं कैप्टन हूँ और ये हमारा सेकंड ऑफिसर की बॉडी है, डेड बॉडी 2 दिन हो चुका है। अब ये बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमारे कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमने कांटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी को भी, लेकिन अभी तक हमें जो एक पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। 3 जहाजों पे वार किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बंदे हमारे मार दिए। एक वर्ड अपॉलॉजी का, कंट्रीशन का सुना। ये बोलोगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा तो ये नाराज हो जाएगा। जब जा रहा था पैलेस्टाइन तो इजराइल के 6 विमान वो उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। हम किस तरह से लगातार अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं, कभी कभी लगता है जैसे सजदा कर रहे हैं। भाई साहब क्या कर रहे हो आप लोग? इतने शांत क्यों? आपके जो लोगों के साथ हो रहा है, व्हेन आर यू गोइंग टू ओपन योर माउथ एंड से समथिंग? चलो आपने वेनेजुएला पे नहीं कहा, आपने ईरान पे नहीं कहा, कुछ आपने किसी चीज पे नहीं कहा, एटलीस्ट ऑन दिस थिंग। हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। ये पहली बार हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स की फौज के या उनके और भी तंत्र के एक्शन के द्वारा पहली दफा हिंदुस्तानी नागरिक मारे गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री बार बार जहां बाहर जाकर लोगों को हग करते हैं, उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है। तो हग्स करने से, पर्सनल इक्वेशन बनने से, और पर्सनल इक्वेशन भी कितने रियल हैं या नहीं ये हमें नहीं मालूम। इनसेंसिटिव, असंवेदनशील तरीके से नाच गाना देख रहे हैं जब भारत के लोगों पर हमला हो रहा है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मुझे याद आ रहा है कि 12 साल पहले नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने और उनकी चुनाव का पूरा कैंपेन चल रहा था, तो बताया जा रहा था कि भारत को अब तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, मिलने जा रहा है, जो कि दरअसल भारत के न सिर्फ के हितों की रक्षा करेगा, उसके बॉर्डर्स की रक्षा करेगा, बल्कि उसके अभिमान की, सम्मान की और डिग्निटी की रक्षा करेगा। आज जिस तरह के हालात आ रहे हैं हमारे सामने, वो बेहद शर्मनाक है, एक देश के तौर पर भी, नागरिक के तौर पर भी, पत्रकार के तौर पर भी, कि किस तरह से हमने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद, सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के बावजूद, हम किस तरह से लगातार अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं, कभी कभी लगता है जैसे सजदा कर रहे हैं। अगली खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये ट्वीट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। हमारे विदेश मंत्री का ये ट्वीट है। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में ये कहा है कि मैंने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बातचीत की और मैंने अपनी बात को दोहराया और कहा कि हमें इस बात पर बहुत आपत्ति है कि यूएस नेवी का जो अटैक हुआ है गल्फ में, जिसने 3 भारतीयों की मौत हुई है, और इस तरह के जो एक्शंस है, सच लीथल एक्शंस अगेंस्ट कमर्शियल शिपिंग आर नॉट जस्टिफाइड। इस तरह से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं ढूंढा जा सकता। आप सोच रहे होंगे कि चलिए अच्छी बात है, प्रधानमंत्री ना सही तो कम से कम विदेश मंत्री ने ये बात कही है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट को अपनी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर हैरान कर देने वाला है, चौंकाने वाला है कि कोई जरा सा भी अफसोस जाहिर नहीं किया है हमारे नागरिकों की हत्या पर, बल्कि कहा जा रहा है कि हम कोलेट्रल डैमेज हैं, यानी इनडायरेक्ट तरीके से, परोक्ष तरीके से हमारे नागरिकों की हत्या हो गई है। दूसरी बड़ी बात आप ये देखिए, अफसोस न जताने के अलावा कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका के जरिए जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो माननी पड़ेंगी। चेतावनी दी जा रही है, अमेरिका ना हो गया यूनाइटेड नेशंस हो गया, अमेरिका ना हो गया दुनिया का चौकीदार हो गया, कि हर किसी को मानना पड़ेगा कि क्या, किस तरह से अमेरिका ये कह रहा है। तो ये पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये ओमान, जो गल्फ ऑफ ओमान कहलाया जाता है, उसी के आसपास का ये पूरा किस्सा है, जहां
3 बार अमेरिकन नेवी ने हमारे 3 जहाज़ों पर हमला किया और उसके बाद 3 हमारे नागरिक एक हमले में मारे गए हैं और उसके अलावा जो भी बचे हैं वो भी दूसरे जो मित्र देश हैं यानी ओमान, उन्होंने बचाया है। तो अब इस पूरे सूरत-ए-हाल को आखिर किस तरह से देखा जाए? भारत के पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर, उन्होंने भी यहाँ ट्वीट किया है और कहा है कि कितने वो हैरान हैं इस बात को लेकर, अपने जीवन में इस तरह की कोई चीज़ उन्होंने नहीं देखी। इसके अलावा मैं देख रही हूँ जनरल बख्शी, जो हमेशा सरकार की तरफदारी करते रहे हैं, उनके भी बयान आ रहे हैं, उन्होंने भी ये लंबा-चौड़ा ट्वीट किया है। तमाम लोग हैरान हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ संजीव सूद जी हैं, जो कि डीजीपी रह चुके हैं बीएसएफ के, और साथ-साथ जानी-मानी मशहूर पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम हैं, डिप्लोमैटिक अफेयर्स कई दशकों से कवर करती रही हैं, द हिंदू के साथ भी जुड़ी रही हैं। निरुपमा, मैं तो देख रही हूँ कि आप ये देखिए, आप ही के साथ अगर इस बहस की शुरुआत करूँ कि प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें फिलहाल वायरल हो रही हैं कि वो फिर से एक विदेशी दौरे पे चले गए हैं। वहाँ पर बहुत ही एक अच्छे और खूबसूरत माहौल में ये नृत्य हो रहा है, भारतीय और दूसरे देश की जहाँ वो विज़िट कर रहे हैं, ये महिलाएँ यहाँ पर नाच रही हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि देश में कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए? मैं अगर इस अपॉर्चुनिटी में बता दूं कि ये एक पैटर्न है कि हमने जो है यूएस को बहुत जगह दे दी है। हमने वेनेजुएला पे नहीं कहा कुछ, हमने ईरान के हमले पे नहीं कहा कुछ। हमने जब हमारे सिटीजन्स पे वो शैकल्स लगा के भेज रहे थे, तब हमने विक्टिम ब्लेमिंग किया। हमने कहा कि ये लोग इसलिए डिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि इन्हीं की गलती थी कि वो जा रहे हैं वहाँ पे इस तरह। तो बिना ये सोचे कि ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आप उनको एक इकोनॉमिक फ्यूचर नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए लोग जा रहे हैं। सो वहाँ से जो पैटर्न शुरू हुआ है, जो पंजाब से प्लेन लोड्स में भर के उन्होंने यहाँ पे हमारे अमृतसर एयरपोर्ट पे उन्होंने उतारे हैं विथ स्ट्रेंज क्लोथ्स, और उनके हाथों और पैरों को बांध के, और पूरा टाइम वो ऐसे ही बैठे हैं उस 17 घंटे की फ़्लाइट में। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि प्राइम मिनिस्टर से कुछ नहीं आ रहा है, बट क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी कुछ नहीं बोला था, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक जस्टिफिकेशन था इस ट्रीटमेंट का कि हम ये उनके रूल्स हैं, हम नहीं कर सकते उनके साथ कुछ, इस तरह का एक रिएक्शन आया था। और एक ब्लेमिंग था हमारे ओन सिटीजन्स को कि वो दे आर गोइंग सो दे हैव टू टेक इट एज इट कम्स कर, इस तरह का एक रिएक्शन था। सो आई एम नॉट सरप्राइज के इस बार भी अगर आप देखें, जो आप कह रहे थे कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक बहुत सख्त बयान था ऑन ट्विटर, आपने देखा वो, बट ऑल्सो इट केम आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ पब्लिक आउटरीच के भाई साहब क्या कर रहे हो आप लोग, इतने शांत क्यों, आपके जो लोगों के साथ हो रहा है, व्हेन आर यू गोइंग टू ओपन योर माउथ एंड से समथिंग। चलो आपने वेनेजुएला पे नहीं कहा, आपने ईरान पे नहीं कहा कुछ, आपने किसी चीज़ पे नहीं कहा, at least on this thing. So obviously the Ministry of External Affairs felt, क्योंकि आप अगर पहले रिएक्शंस देखते तो एक तरह से एक बयान निकल के आ रहा था कि ये वेसल्स जो हैं 3 वेसल्स वो नॉन कंप्लायंट थे। नॉन कंप्लायंट जो है वो यूएस का लैंग्वेज है, क्योंकि नॉन कंप्लायंट विद व्हाट, उनके ही रूल्स हैं, वो इंटरनेशनल रूल्स नहीं है, नॉन कंप्लायंट विद यूएस रूल्स, सो वो यूएस का लैंग्वेज है। और ये बयान जो है, ये पोजीशन जो है, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट इसको दोहरा रहे थे। सो so after the pushback by the public, after pushback in media, आप देख रहे हैं अब के, and after pushback by opposition, राहुल गांधी and whoever else, अब आप देख रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड समथिंग, और जिसका आपने जवाब बताया क्या था रूबियो की तरफ से, एंड दैट इज बिकॉज वी हैव गिवन देम सो मच स्पेस कि अब दे डोंट केयर अबाउट अस, दे विल जस्ट से। बिल्कुल।
निरुपमा जी, वापस लौटती हूँ आपकी तरफ। संजीव सूद जी को मैं बहस में शामिल करना चाहती हूँ। संजीव सूद जी, निरुपमा कह रही हैं और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है सुन के कि अब देखिए देश में पत्रकार या आम लोग अब ये उम्मीद भी नहीं करते कि हमारे प्रधानमंत्री किसी बात पर स्टैंड लेंगे, किसी बात पर बातचीत करेंगे। हद तो ये हो गई है कि इन लोगों के शवों तक लाने के लिए भी, ये तस्वीरें आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, लोग यहाँ कह रहे हैं, वो लोग जो शिप में सवार हैं, कि देखिए कि 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं, पानी की ठंडी बोतलों से इनके शव को किसी तरह से यहाँ पर रखा हुआ है और गुहार लगा रहे हैं यहाँ पर। दूसरा वीडियो यहाँ अपनी स्क्रीन पर यहाँ देखिए कि दूसरे जहाज में लोग कह रहे हैं, यहाँ पर नेवी में ही जो हमारा पानी के जहाज हैं उनमें कहा जा रहा है कि ये देखिए कि हमारी क्या गलती है, हम तो लड़ भी नहीं रहे हैं, हम इस लड़ाई में शामिल भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। संजीव सूद जी, ये बताइए, एक फौजी के तौर पर, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहा है, क्या आपको हैरानी होती है और आपको वजह क्या लगती है, आखिर क्यों हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, यहाँ तक कि गृह मंत्री, देश में जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारे सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, वो सब क्यों खामोश हैं? मैं सुब्रमण्यम की बात से बिल्कुल सहमत हूं। हमने इतना स्पेस यील्ड कर दिया है अमेरिका को कि हम कुछ बोलने लायक नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार जहां बाहर जाकर लोगों को हग करते हैं, उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है। तो हग्स करने से, पर्सनल इक्वेशन बनने से, और पर्सनल इक्वेशन भी कितने रियल हैं या नहीं ये हमें नहीं मालूम, पर हमारे हिंदुस्तान की जनता को दिखाने के लिए तो वो एक बड़ा अच्छी सी सीन है कि हमारे प्रधानमंत्री हर एक से मिलते हैं, पर उससे डिप्लोमेसी मेरे विचार में नहीं चलती है। और हम जो स्पेस हमने यील्ड कर दिया है उससे हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। और जो इस वाले जहाज के ऊपर जो 3 व्यक्ति मर गए, इसलिए थोड़ी बहुत इन्होंने रिएक्शन करी। उससे पहले भी 2 जहाजों के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, उनमें भी भारतीय नागरिक शामिल थे, उसके ऊपर कहीं कोई बात नहीं हुई क्योंकि उसमें कोई किलिंग नहीं हुई थी। और जहां तक मुझे ध्यान आता है कि पहली बार हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स की फौज के या उनके और भी तंत्र के एक्शन के द्वारा पहली दफा हिंदुस्तानी नागरिक मारे गए हैं। तो हमने वेनेजुएला तो किया ही किया, हमने और हमारे विदेश मंत्री बड़े बड़े जोर शोर से बोलते हैं कि अमेरिका ने हमें कहा कि आप रशिया से तेल खरीदिए। अमेरिका ने हमें कहा, उनके मार्को रूबियो यहाँ आए और उन्होंने कहा अभी आप कुछ दिन में देखेंगे कि न्यूजीलैंड की वाइस प्रेसिडेंट शायद आई थी, वो आएंगे, और उसके बाद से न्यूक्लियर करेक्शन ऑयल के ऊपर में हो गई। हमने जो ट्रेड डील देखी, पहले उन्होंने 50% लगा दिया, पहले हमारे ऊपर सिर्फ 3% था, अब उन्होंने जो प्रपोजल जो मैं सुनता हूं 18% का है, और हम उसको बड़े ढोल पीट रहे हैं कि जी 50% से कम करके हमने 18% कर लिया, बल्कि जबकि ये हमारे लिए नुकसान है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी इस स्थिति में, आज की स्थिति में, ना सिर्फ अमेरिका के साथ, हर एक के साथ सरेंडर्ड है। और हम सिर्फ ये सोचते हैं कि पाकिस्तान एक हमारा कॉम्पिटिटर है, उसके ऊपर हमारा ऊंचा हाथ रहना चाहिए, उसके खिलाफ बरखिलाफ जो मर्जी बोलते रहते हैं। चीन के खिलाफ भी हम कुछ नहीं बोल पा रहे। तो और इसमें नहीं बोलने का एक और भी मुझे कारण लगता है कि प्रधानमंत्री को ये पता लग गया है कि जितना भी पब्लिक आउटरेज होगा उससे उनके चुनावी प्रोस्पेक्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा आम तौर पे फील किया जाता है और जैसा मुझे भी प्रतीत होता है कि सच है कि सभी तंत्रों पर, सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पर उनका एक बहुत स्ट्रेंजल होल्ड बन गया है, जिससे कि उनको ये यकीन हो गया है कि वो कभी चुनाव नहीं हारेंगे। तो उनको देश की जनता को एड्रेस करने के लिए, देश की जनता को बताने के लिए अमेरिका को कोई मैसेज देने की अभी आवश्यकता नहीं लगती है। और अमेरिका से तो मुझे नहीं मालूम कि क्या कंपल्शंस हैं, कई बातें आती हैं, उनके सामने तो हमारे लोगों के मुंह भी नहीं खुलते हैं।
तो बहुत गहराई वाली बात आप कह रहे हैं, और मुझे ये बात बहुत दुरुस्त लगी जब आपने इसको घरेलू राजनीति के साथ जोड़कर देखा है, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि देखिए कौन सा ऐसा नेता होगा, प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो कहती हूँ कौन सा ऐसा नेता होगा जो इतना इनसेंसिटिव, असंवेदनशील तरीके से नाच गाना देख रहे हैं जब भारत के लोगों पर हमला हो रहा है, विदेशी धरती पर हो रहा है। निरुपमा सुब्रमण्यम, मुझे लगता है कि जिस तरह से संजीव जी ने इस पूरी नक्काशी की है, हमारे सामने पूरी तस्वीर दिखाई है कि विदेश नीति का जो पूरा संबंध है वो घरेलू नीति से भी है। प्रधानमंत्री की ये तस्वीर और बहुत केयरफुल है, ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री हैं जिनको सोशल मीडिया के बारे में मालूम नहीं है, जो अपनी पब्लिक इमेज की परवाह नहीं करते। यहाँ तो बड़ी बड़ी कंपनियां हायर की जाती हैं ताकि प्रधानमंत्री को एक लार्जर देन लाइफ तस्वीर उनकी बनाई जाए, प्रधानमंत्री की इस तरह की तस्वीर बनाई जाए कि इससे ज़्यादा मजबूत नेता देश की इतिहास में कभी नहीं हुआ। अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नेहरू से भी ज़्यादा, यानी लंबे समय तक बनने वाले प्रधानमंत्री, इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया है। तो इतिहास में सिर्फ उनका नाम इसलिए दर्ज होगा कि नेहरू से भी ज़्यादा अब लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हो गए। और इसके अलावा आप ये देखिए कि अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी ट्वीट करके मोदी जी को ये बता रहे हैं कि भाई मुबारकबाद दे रहे हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इन नेताओं को भी इस सब करने की क्या पड़ी है? खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की शुभकामनाएं दी और दूसरे हमारे नागरिकों को दूसरी तरफ मारा जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनफैक्ट जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट, जो कंग्रेचुलेशंस डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, उसका जवाब जरूर दिया, पर उसी दिन ये सारा कुछ हो गया था, पर इस पे कोई कंसर्न नहीं था, इस पे कोई ट्वीट नहीं था। प्राइम मिनिस्टर दूर दूर जब घटनाएं होती हैं और देशों में कोई डिजास्टर हो जाता है तो बहुत अपना वो फीलिंग्स उसमें ट्विटर पे डाल देते हैं कि आई एम सो सैड कि दिस हैपेंड और ये सारा कुछ। पर इस पे उन्होंने कंग्रेचुलेशंस ही एक्सेप्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू, ऑल दोज पीपल, बट इस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। सो आई थिंक ही इज़ वेरी, of course he is very concerned about his image, इसलिए वो इन चीज़ों पे बात नहीं करते जिस पे वो थोड़ा सा कम लगे। ठीक है, तो जैसे मणिपुर में कितने साल से चल रहा है अभी, उन्होंने कुछ, he hasn't said anything. Yes, he went one day for half a day, he made a half a day visit, वो भी बहुत 3 साल बाद, और उन्होंने कभी वहाँ के जो भी घटनाएं हुई हैं उस पे कुछ कमेंट नहीं किया, क्योंकि अगर कमेंट करते हैं तो उनको शायद लगता है कि वो ओनरशिप ले लेते हैं उस डिजास्टर का। सो देयरफॉर ही हैज टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिफिकल्ट और बैड एपिसोड। सो वो शांत रहते हैं इस पे। बट द थिंग इज दैट एक्सटर्नल अफेयर्स is not run like this. It is not, आप एक तरफ कह रहे हैं strategic autonomy है, हम जो भी कुछ करें चाहे हम कर सकते हैं, but on the other hand we are seeing every day, I mean especially since Trump took over, there is an eagerness to please him कि हम he was telling us from the beginning, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, कि मैंने इस लड़ाई को ख़त्म करवाया है और इस पे शांति थी। डायरेक्टली ट्रंप को ये नहीं कह पाए, एक इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया गया कि इंडिया और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उस पे कोई नहीं इंटरफियर कर सकता, ना ही करता है। तो ये इनडायरेक्ट सा एक डिनाइल दिया, बट नोबडी वाज एबल टू काउंटर हिम एंड ही हैज मेड दैट रेफरेंस हाउ मेनी टाइम्स नाउ, पता नहीं 350 से भी ज्यादा, 50 से भी ज्यादा बार बोल चुके हैं। लेकिन मैं आपसे 100, अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ इस वक्त कि ये बताइए, जो आप कह रही हैं पता नहीं क्या बात है, क्या कोई
डर है हमारे मोदी जी को? उन्हें क्या कोई लालच है हमारे मोदी जी को? आरएसएस के लोगों को भी भेजा गया वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स, और वहाँ जाकर वो यूनिवर्सिटी में और वहाँ जो सेंटर्स हैं अलग-अलग, उनमें कह रहे हैं कि देखिए, एकदम माफ़ी माँगते हुए राम माधव वो कहते हुए पाए गए वहाँ कि देखिए, हमने तो, आपने कहा तो हमने तेल खरीदना बंद कर दिया, आपने कहा कि टैरिफ हमारे ऊपर लगाया तो हमने वो भी बर्दाश्त कर लिया। उसके बाद वापस आते हैं और आरएसएस के लोग भाषण देते हैं और बयान देते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स अब डिक्टेट कर रहा है कि अभी तेल मत खरीदिए, अब पाकिस्तान से बातचीत मत कीजिए, अभी शांति समझौता कर लीजिए। खासकर ऐसी दुनिया में निरुपमा, जबकि ईरान की जंग के बाद अमेरिका की जो सुपर पावर का जो स्टेटस है उसको भी चुनौती मिल चुकी है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं कुछ भी कहते हुए, या विदेश मंत्री घबराते क्यों हैं? ये अल्फा, दिस इज अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, और मैं इस पे ज़्यादा नहीं कह सकती। मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट है और उसके जो चीयर लीडर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एम्बेड हो चुके हैं इन द यूएस कैंप। अब इसमें कई सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हैं, पर फिर भी दे आर क्वाइट ब्रेजन अबाउट इट, और उसमें बहुत डीपली एम्बेड हो चुके हैं। तो इसमें से अब निकलना मुश्किल है। एंड इन अंडर द नेम ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, आपने जो एक गेम खेला है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ, और आपने ये भी कहा, दैट इज द फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत एनर्जी और रिसोर्सेज अपने लगाए हैं कि जो पीछे जो फॉरेन पॉलिसी था, पहले जो फॉरेन पॉलिसी था, वो सब बिल्कुल बेकार था, एवरीथिंग वाज बैड। सो आई डोंट नो व्हाट स्पेसिफिकली इज द रीज़न कि ये लोग एक तरह से हॉस्टेज हो चुके हैं टू द अमेरिकन लाइन। बट आई वांट टू रिमाइंड यू कि ये हमने मनमोहन सिंह के यूपीए 1 में हमारा बहुत अच्छा हो गया था विद द यूएस, और मनमोहन सिंह जी और जॉर्ज बुश, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे, उनके बीच में बहुत ज़्यादा रेपो था। और ये भी कहते थे, मनमोहन सिंह ने तो एक बार पूरे, मतलब इट वाज एन एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट कि ऑल इंडियंस लव अमेरिका, इस तरह का कोई स्टेटमेंट भी किया था। सो there was an embarrassed, वो एक cringe सा statement था, but when it came to very strong pressure कि आप इराक वॉर में आप शामिल हो हमारे साइड पे, the government refused to fall in line. There was a parliament resolution कि ऐसा कभी नहीं होगा, and so there was, and also you can see at that time there was a promise of in 2003 there was a promise of better relationships with the US, which was at that time a real power. I mean, इतना जो expose हुआ है ईरान में, उतना उस time expose नहीं हुआ था, and it was also the promise of the civil nuclear deal was a big thing for India. So it was a huge strategic shift in the relationship. But can you imagine that Manmohan Singh, which the BJP now refers to as a weak prime minister, silent prime minister, पता नहीं क्या-क्या pejoratives use किए हैं उनके खिलाफ, he actually was strong enough to say ये नहीं होगा. Congress was in power, UPA was in power, and the government as a whole decided that we will not be part of this whatever they're doing in Iran. And Afghanistan में भी बुलाया था, and we said no, we will not put boots on the ground in Afghanistan. So it was यानी आप ये कह रही हैं, अगर मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा समअप कर सकूं, कि देखिए, जब वहां पे न्यूक्लियर डील हुई थी उसके बावजूद भी, और खुद प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और उन्होंने इस तरह की बातें कही थी कि सारे हिंदुस्तानी प्रेम करते हैं, लेकिन जब बात आई अपनी विदेश नीति की और सही फैसले लेने की, आज़ाद फैसले लेने की, तो इराक से लेकर अफगानिस्तान पर मनमोहन प्रधानमंत्री ने भी, मनमोहन सिंह ने भी स्टैंड लिया। और शायद आज़ाद देश तो इसे ही कहते हैं निरुपमा, जहां अपनी नीतियां आज़ाद हो सकें, जहां हमारे सिर्फ बॉर्डर्स आज़ाद ना हो, अपनी मर्जी से हम फैसले ले सकें। संजीव सूद जी, ये बताइए कि मैं जब फील्ड में जाती हूँ, खासकर चुनाव कवर करती हूँ, वो लोग जो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को वोट देते हैं या उनके नाम पर वोट देते हैं, उनमें से वो लोग तो हैं ही जो कहते हैं, इस तरह के जोक्स भी वायरल हुए हैं कि देखिए, अमेरिका ना कहता था और अब हम कहाँ आ गए हैं, यानी अमेरिका से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम इतनी बड़ी, हम पूरी दुनिया की पावर बन चुके हैं, विश्व गुरु बन चुके हैं। बल्कि वो लोग भी जो शायद उनके बहुत ज्यादा
मैं कहूँगी बहुत बड़े भक्त नहीं भी हैं, वो तो कहते हैं कि देखिए मोदी ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन भारत का नाम रोशन किया है, भारत को पूरी दुनिया के नक्शे पे एक बड़ा देश बना दिया है, भारत की हर जगह वाहवाही हो रही है। इस सब के बीच जब ये इस तरह से देखा जाता है कि नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, तो फिर किस तरह से इसको घरेलू राजनीति से आप जोड़ते कैसे हैं? ये लोग कैसे कन्विंस हो गए कि भारत इतनी बड़ी पावर बन गया जिसके प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं निकलता अपने नागरिकों के मारे जाने पर? देखिए, ये जो मेरे ख्याल में ये भी एक पब्लिक तंत्र का, पब्लिक रिलेशंस का रिजल्ट है। इन्होंने इतना वक्त गुजारा है और पूरा आप देखिए मेन स्ट्रीम न्यू मीडिया जिसकी रीच बहुत ज्यादा है, वो पूरे दिन भर मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार के जो भी कारनामे हैं वो गिनाती रहती है, चाहे वो सच हो या ना हो। और उसके अलावा आप अखबारों में देखिए, मैं कल परसों कहीं दिल्ली में जा रहा था तो वो जो इनके 12 वर्ष की पूरे होने के ऊपर में जो शांति पथ वगैरह के इलाकों में भी हर कोई 15-20 गज के ऊपर मोदी साहब की लाइफ साइज उनका वहां पे पोस्टर लगा हुआ था। तो जब अगर हम पब्लिक के दिमाग में इतने अच्छी तरह से डाल दें कि ये बहुत भारत का बहुत फायदा कर रहे हैं, भारत का बहुत नाम कर रहे हैं, तो फिर उसका फायदा यही होता है कि जनता पूरी की पूरी वही सोचती, जनता के पास वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वेरीफाई करेंगे भी तो भी वही लिंक सामने आएंगे जो जिनको बार बार इनके प्रोपेगेंडिस्ट, इनके आईटी सेल को जिनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो जनता यही सोचती है कि मोदी साहब का नाम बहुत है और पूरे देश, पूरे विश्व में वो प्रसिद्ध हैं। अभी मैं 5 देशों के एक प्राइवेट ट्रिप पे गया था, मुझे कहीं पर भी किसी ने भी मोदी साहब के नाम से नहीं पहचाना। इंडिया और इंडिया की मेरी वाइफ साथ में थी, तो उनकी साड़ी या उनके सलवार सूट या फिर वो पंडित नेहरू के नाम से जानते, महात्मा गांधी के नाम से जानते। महात्मा गांधी का हमने 1 रुपए का नोट दिखाया उसके जान से। तो जो एक्चुअली विदेशों में है इनकी रेपुटेशन और जो एक्चुअली भारतवासियों को बताई गई है, उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो फैक्ट नहीं है, परंतु क्योंकि प्रोपेगेंडा है, पूरी प्रेस, पूरा मीडिया इनके हाथ में है, तो इनका नैरेटिव चलता है, बाकी कोई भी नैरेटिव फिर चलता नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग मैन इमेज है उनका, उसका जो लोग समझते हैं कि उन्होंने पूरे इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया का नाम रोशन कर दिया और जो पाकिस्तान और चाइना को लाल आंख दिखा के उनको सबड्यू कर दिया, और ये सब, ये जो है एज मिस्टर सूद ऑल्सो सेड, ये एक डोमेस्टिक इमेज के लिए है, डोमेस्टिक गैलरीज के लिए है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। एंड यू राइट, वो पिछले इलेक्शन में ये बहुत बड़ा एक मंत्रा था लोगों से, मैं भी सुन रही थी ये कि उन्होंने इंडिया का नाम रोशन कर दिया वगैरह। तो आई थिंक ही वांट्स टू कीप दिस इमेज, और उनको ऐसा पॉलिसी चाहिए जो इस इमेज को कायम रख सके. And I think he's also in competition with Nehru, who was known as an international statesman. You know how he's, as you just said, कि उन्होंने इतने सारे दिन complete कर दिए, he has gone beyond Nehru and all that. So there's always at the back of his mind a competition with Nehru, and Nehru was acknowledged worldwide as an international statesman. And he did not really connect it to his domestic image, which was something else. But as an international statesman, he was, because he brought about this thing called, ये जो इन्होंने शुरू किया non-alignment का, उसी से उनकी जो statesmanship ही थी, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा, it became very big. और बहुत सारे जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज थे उस वक्त, उन्होंने इसका एग्जाम्पल लिया और उन्होंने they all joined the non-aligned movement.
और जो नॉन अलाइनमेंट था वो चुप रहना नहीं था डेफिनेटली। जो अभी ये मल्टी अलाइनमेंट के साथ चुप कर रहे हैं ना, वो नॉन अलाइनमेंट में था बिल्कुल नहीं, कि वो आप कोई जो इनजस्टिस है उसको आप देख रहे हैं और आप चुप हैं बिल्कुल। इंटरनेशनल इनजस्टिस हमेशा एक इंडिया का वॉइस होता था और उससे इंडिया वाज हर्ड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। अब मोदी जी का जो स्ट्रॉन्ग मैन इमेज है वो, जैसे सूद साहब भी कह रहे थे, इट इज़ रिजर्व फॉर पाकिस्तान ओनली नाउ, और वो कुछ बोल नहीं सकते टू अमेरिका और टू एनीबडी एल्स। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज डायकॉटमी, क्योंकि ये डोमेस्टिक यही जो इमेज है इसके साथ वो इलेक्शंस में अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि आपको याद होगा जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर बिहार में उन्होंने पहला अपना वो इलेक्शन स्पीच किया, कैंपेन किया, और वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में बात की, बीच में एक लाइन पे तोड़ के इंग्लिश पे बात की टू गिव द वर्ल्ड अ मैसेज, और उससे इन्होंने पूरे देश को भी एक मैसेज दिया. सो आई एम नॉट एबल टू रियली see how the domestic image that he is getting now as a weak person when it comes to the international in India's foreign policy. I don't see how it's going to help him. But as Sood Saab said, they have captured all the institutions, so there is they probably believe they can still win elections on the basis of that, and by hyping all this as something like by going to diaspora events in France and Germany, all these places, and and always connecting with the diaspora instead of taking comfort at a very low level, instead of trying to actually tackle the बिग गाइज. आई मीन आप ट्रम्प से G7 में मिलेंगे किसी ने अच्छा याद तो दिलाया आप क्या सोशल कहेंगे मीडिया उसको? पे. जी हाँ, मैं कह रही थी सोशल मीडिया पे किसी ने अच्छा याद दिलाया कि ये नाच गाना भी जो चल रहा है ये भी टैक्स पेयर के पैसे से हो रहा है. ऐसा नहीं है कि ये कोई नाचने वाली ऐसे भारतीय लोग हैं जो आ गए हैं, खुद अपनी मर्जी से आ गए हैं, प्रधानमंत्री के स्वागत में आ गए हैं, उनके इतने नजदीक वहां पर खड़े हुए हैं. ये सब कुछ स्टेज है, ये एक शो है जो दिखाया जा रहा है विदेशों में देश की जनता को, यानी विदेशों के लिए नहीं बल्कि देश की जनता को दिखाने के लिए एक शो दिखाया जा रहा है. सब कुछ टैक्स पेयर के पैसे पे होता है, चाहे उन जगहों को हायर करना, चाहे ये जो डांसर्स हैं इनको हायर करना, पूरा ये शो बनाना, ये सब कुछ अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर है. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए.